बहुत सी अटकलें, बहुत से गप्पे आपने सुने होंगे या सुनाए भी होंगे, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ वो सचमुच गप नहीं है। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा प्रमाण भी नहीं है कि आपके सामने रख सकूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह एकदम सच है। मैं झूठ मूठ प्रमाण जुटा भी लूं तो आप यकीन कर लेंगे, इसका कम से कम मुझे यकीन नहीं है। लीजिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं यानी इस गाथा का लेखक। सीधे सीधे मैं यह कथा सुना रहा हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन से ही प्रमाण दूंगा। अप्रैल 1990 में मुझे सोवियत देश की एक संस्था से बुलावा आया। अब वह केवल रूस भर रह गया है, यानी सच है कि 1990 में सोवियत संघ था। यह जरूर है कि जब हम लोग उस देश में पहुंचे तो हमने लोगों में नए बदलाव के लिए जबरदस्त आकर्षण देखा। अब लोग खुल्लम खुल्ला अपने नेताओं की, व्यवस्था और कम्युनिस्टों की आलोचना करने लगे थे। यह सब बहैसियत प्रमाण आपके सामने जुटा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरी छुट्टी का रिकॉर्ड भी पलट सकते हैं कि मैं अपने दफ्तर से उन दिनों छुट्टी पर था। प्रमाणों का एक प्रकरण अभी शेष है। मेरे साथ कुछ भारतीय लेखक भी गए थे। खैर, जब आप लेखक शब्द पढ़ेंगे तो आप अविश्वास से भर उठेंगे। हमारे दौर में लेखकों ने पाठकों से अपना विश्वास खोया ही है। फिर भी आप जो थोड़े बहुत पाठक बच गए हैं, कभी कभी लेखकों की बचकानी कहानियों पर हंसते होंगे। मैं एक ऐसी पाठिका से मिला था जिसने कहा था, आप सब लेखक लोग झूठे होते हैं। प्रेम और समर्पण की ऐसी भावुकता भरी बातें लिखते हैं कि सही जीवन में वैसा कर पाना न केवल असंभव होता है, बल्कि कभी कभी तो बचकाना और फिजूल लगता है। तो माफ करें, अब मैं लेखकों की सूची में आपके सामने नहीं रहूंगा और ना ही आपके सामने सूची रखूंगा। तो उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से लेखक इकट्ठा हुए थे और क्रीमिया जलद मरुमध्य के सिमफेरोपोल शहर में सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। वहीं मुझे एक ऐसे लेखक का परिचय मिला था जो तब के सोवियत संघ के अस्त्राखन इलाके का रहने वाला था और पेशे से वास्तु कलाकार था। वह हमेशा अपने हाथ में एक लंबी सी फाइल रखता था और अक्सर चुप्पा सा किसी दूसरी ही दुनिया में खोया रहता था। पहली बार उसे देखकर लगता था कि आप इस आदमी से कभी भी दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे। उसका चेहरा डरावना नहीं था, वह आक्रामक ढंग से की बातें भी नहीं करता था। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी खोजीपने की प्रखरता थी। आप सीधे उससे आंखें मिलाएं तो एक पल भी टिकाए नहीं रख सकते थे। उससे मेरा परिचय हुआ और बस में लेखकों की भीड़ के रेले में इधर उधर हो गया। मैं अस्त्राखान के उस लेखक को भूल ही जाता कि दूसरे दिन सुबह वह मेरे कमरे के बाहर दस्तक देते देते मुझे पुकार रहा था। शिष्टाचार के नाते मैं उसे अपने कमरे में ले आया। माफ करना, वह बोला, आपको तकलीफ दी, पर यह बहुत जरूरी भी था। मैं आपको कुछ रहस्यपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। अवश्य, मैं अचंभे में होते हुए भी सामान्य बनने की कोशिश में था। मैं सोच रहा था कि यह भी उन पागलों में से होगा जो हर भारतीय को तांत्रिक और ज्योतिषी मानता है, पर यहाँ नहीं। वह बोला, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ नदी तट पर घूमना पसंद करेंगे? मैं असमंजस में था। अभी मैंने दातून भी नहीं की थी और कायदे से मैं तैयार भी नहीं था। लेकिन देखिए ना, मैं जो बोलना चाहता था जैसे वह भाप गया। ठीक है, आप इतनी देर में तैयार हो लें, मैं नाश्ता डिब्बों में बनवा लेता हूँ, कहीं नदी किनारे ही नाश्ता कर लेंगे। वो अपने प्रस्ताव पर अमल करने के लिए उठ खड़ा हुआ। केवल शिष्टाचार के नाते मैं उसे ना नहीं कह सका, अन्यथा आज यानी उस दिन छुट्टी के दिन मेरे पास इतना अधिक लिखने पढ़ने का काम था कि मैं सारा दिन अपने आप में ही व्यस्त रहकर बिता सकता था। अभी ये सारी बातें मैं आपको प्रमाण के तौर पर बता रहा हूँ। आप सिमफेरोपोल के उस एकमात्र बड़े होटल के अप्रैल के पहले रविवार के दिन होटल की हिसाब वाली किताब में 2 नाश्तों के डिब्बे बंद होने की तस्दीक कर सकते हैं। याद रहे, उस किताब में हम दोनों के नाम और कमरों के नंबर भी दर्ज हैं। होटल से बाहर हल्की सी ठंड का बड़ा जादुई असर हो रहा था। वह तनाव जो एक फालतू किस्म के आमंत्रण को कुछ ज्यादा ही फालतू मान लेने के अनुमान से पैदा हुआ था, एकदम काफूर हो गया था। होटल के पास ही नदी तट था और दूर दूर तक जहाँ तक देखा जा सकता था चेरी के फूल लदे बेहद खूबसूरत पेड़ थे। सचमुच वो एक दिव्य दृश्य था। उसे देखकर हिमालय के बर्फ लदे पहाड़ याद आने लगे थे। बिल्कुल परियों की कहानी में पड़े विवरणों जैसा ये दृश्य था। वह बोला। मैंने दृश्य पर मोहित होते हुए अपना सर हिलाया। हुआ ये कि रात में मुझे सपना सा आया कि नदी तट के सभी पेड़ों पर फूल लद आए हैं। हम तट की तरफ एकदम नहीं, जल की कलकल सुनते आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी की झाग सुबह के सूरज की रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। पानी में घरों से फेंके गए कागज, खाली डिब्बे और पेड़ों से उठी हुई टहनियों के छोटे छोटे गुच्छे बहे जा रहे थे किसी दिशा की ओर। आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि मैंने आपको क्या तकलीफ दी। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उस पर आप यकीन कर लेंगे, मुझे भरोसा नहीं। पर जैसे आप यह छोटी बहती नदी देख रहे हैं ना, चेरी के पेड़ देख रहे हैं, ठीक वैसी ही मेरी बातें हैं। हम आपस में एक दूसरे की बातों पर यकीन तभी करते हैं ना कि जब हमें ऐसे विश्वसनीय आदमी के जरिए मिल रही है जिससे हमारा विश्वास प्राप्त है। मैं सहमति में सर हिलाए जा रहा था।
थोड़ी देर हम कहीं बैठ ना लें, उसने कहा। सड़क के ऊपर चेरी के पेड़ के नीचे चबूतरे से बने हुए थे, पर उन पर ज्यादातर जोड़े नुमा युवक युवतियां बैठे हुए थे, यानी कपल्स। अपने देश में बोलने की आजादी का उपयोग वे एक दूसरे के चुंबन लेते कर रहे थे। थोड़ी ही दूर पर नदी के किनारे ही चेरी के पेड़ के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से बना एक चबूतरा था। हम वहीं पर बैठ गए। उसने अपनी बड़ी फाइल खोलनी शुरू की। उसमें विचित्र से डिजाइनों वाले कागज ठूसे थे। वो उनके एक एक करके पलट रहा था। मैंने अपने ड्राइंग सब इसी में रखे हुए हैं। असली में मैं एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता था जिसमें आदमी निरोग जी सके। उसकी बात समझने के लिए केवल प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि कोई सूत्र हाथ लगे। असल में बहुत दिन हुए हमारे घर में मुझे और मेरे भाई को कुछ विचित्र से अनुभवों का सामना करना पड़ा। सही तथ्य यह है कि मेरे भाई के दूसरे लोगों के आदमियों से संबंध स्थापित हो गए। क्या कहा? दूसरे लोग? यानी कि आप भी यकीन रखते हैं कि कहीं कोई अन्य लोग है? इस तरह की ऐसी एक कथाएं मैंने भी अखबारों में पढ़ी हैं, माध्यम से पढ़ी हैं अखबारों के, पर वे घोर निराश करती हैं। उनमें कोरी गप के अलावा शायद कुछ होता ही नहीं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। मुझे लगता था साम्यवाद की पकड़ ढीली होने के बाद आपके देशवासी भी इस तरह के अंधविश्वासियों के शिकार होने लगे हैं। आप मेरी बात तो सुने। मेरे छोटे भाई का संपर्क उन लोगों से 20 बरस पूर्व हो गया था। तब दुनिया के अखबारों में विचित्र मानव की ही खबरें छपती थी। बस मैं कहना चाहता था कि बस कहकर मैंने उसे रोक दिया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी अविश्वास जागता। आप हैरान होंगे, शुरू में मेरे छोटे भाई ने जब मुझसे इस तरह की बातों का जिक्र किया ना, मुझे लगा उसका दिमाग फिर गया है। कब कैसे उसे ये अनुभव आए ये तो पुराना किस्सा है और लंबा भी। मैं तो एक लंबी किताब इन अनुभवों पर बनाने वाला हूँ। मैं चेरी के फूल देखने लगा। मुझे उकताहट ने आ घेरा था। मुझे फूलों के तथ्य अब जैसे मोहित करने में असमर्थ हो गए थे। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। आप कहिए ना। अस्तरखान भी अजीब जगह है। वहाँ ज्यादातर लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। मेरी बहन एक बार ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी कि उससे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई लंबे चोगे वाला आदमी आसपास आया हो। अब हालांकि उसकी शादी हो गई है। वह मुझसे कुछ ही बड़ी थी, एक ऐसी राजदार की मैं सोचता हूँ उसे मेरी हर बात पता है और मैं उसकी हर बात जानता हूँ। वह अभी वहीं अस्तरखान में रहती है। नहीं, मध्य एशिया में उसका पति कहीं काम करता है। बहुत दिनों से मुझे उसकी खबर नहीं मिली। लेकिन आप तो मुझे कुछ बताने वाले थे। हाँ, उसने जैसे कुछ याद करते हुए कहा। वही तो बता रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने सहसा एक दिन मुझे बताया कि वह परलौकिक लोगों से संपर्क में है। सामान्य रूप से जैसा इस अवसर पर कहते हैं कि वही मैंने भी कहा कि तुम अपना इलाज करवा लो। पर वह इतना दृढ़ था कि उसने मुझे आश्वस्त किया कि एक दिन मुझे सत्य का परिचय कराकर ही रहेगा। तो क्या आपको? वही तो कह रहा हूँ। एक सुबह उसने मुझे उठाया और अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर कुछ भी कहने से वर्जित करते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। बस वही क्षण था कि उसके हाथ की गर्मी जैसे मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। पर यह जादू सा भी तो हो सकता था। क्या महसूस हुआ आपको? उसने मुझसे पूछा। मुझे लगा उसके हाथों में बहुत गर्मी है। कुछ ही पल बाद मुझे खिड़की के पर्दे पर कोई आकृति उभरती दिखाई दी। मैं तो चौंक गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और मैं उसके हाथ की गर्मी भी महसूस कर रहा था और सामने एक आकृति को बनते हुए भी देख रहा था। आखिर क्या था इसके पीछे का सच? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।